It's myself Kedar Badeka, and today I'm taking the 37th lectures of Operation Research. And in today's lecture, we start another new chapter of Operation Research, which is about the game theory, right? यानी ये जो चैप्टर है ना, वो आपको उसके नाम से ही कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दे रहा है, राइट? कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटजिक गेम जो है वो हमें एक खेलना है जिससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली गेम थ्योरी जो है वो कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है, तो यहाँ पे जो है वो ऐसी कंडीशंस पे मैं जहाँ तक आपको समझाने की इजी लैंग्वेज में कोशिश करूँ तो वहाँ पे जो है वो गेम थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पे अगर कोई दो ओपोनेंट्स हु आर प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे दो ओपोनेंट्स राइट, पर एक जो है वो कंडीशंस यहाँ पे आती है कि यहाँ पे एक ऐसी गेम्स के बारे में हम लोग इस थ्योरी की डिस्कशंस कर रहे हैं कि जिसमें प्लेयर जो है वो टू प्लेयर्स हैं, राइट। अब दो प्लेयर्स है, जैसे एक हो गया आपका इंडिया, एक हो गया आपका चाइना, राइट। वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहे हैं, राइट, जिससे वो दोनों जो है वो बारी बारी ऐसे स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे जिससे अपने ओपोनेंट्स को जो है वो एक तरीके से मात दे सके। तो ऐसी थीरीज जो है वो को गेम थ्योरी के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ पे जो है वो बेसिकली अपने बिजनेस में अपने ओपोनेंट्स को या फिर अपने ओपोनेंट से आगे निकलने के लिए या फिर ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए जो थ्योरी जो है वो डेवलप्ड हुई, उस थ्योरी को जो है वो गेम थ्योरी से पहचाना जाता है। सो दिस इज़ ऑल बेसिक्स अबाउट दी गेम थ्योरी। यहाँ पे दो प्लेयर थ्योरीज जो है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। दो प्लेयर जो है वो डिफरेंट प्लेइंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करके यहाँ पे वो अपना गेम्स कर रहे हैं यहाँ। और इसके साथ अगर आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे हमारे लिए यानी एज ए स्टूडेंट्स आपके लिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप इंडस्ट्रीज़ में जॉब करेंगे तो आपको या आप जिस भी कंपनी से बिलोंग्स करते हो उसके लिए जो है वो आप एक ब्रेन पावर के तौर पे काम करते हैं, राइट। आप अपने वर्क स्टेशंस पे या फिर अपने एरिया में जहाँ पे आप इनपुट्स डाल रहे हो वहाँ पे आप बेस्ट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शंस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है वो आप गेन करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज़ द रिलेवेंस टू योर साइड्स। So we start the introductions of the game theory. So in today's competitive world, it is necessarily of each business to sustain against the another or the other competitors actions। यहाँ पे यही हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके ओपोनेंट के एक्शंस के सामने सस्टेन रहना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्हेन अ कॉम्पिटिटर इज टेक एनी एक्शंस, अगर आपके सामने वाला कोई कॉम्पिटिटर है वो एक मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो आपके प्रोडक्ट जो है उसका एकदम उसका जो इम्पोर्टेंस है वो मार्केट में से बहुत ज़्यादा कम कर देगा। इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग्स टू द अदर रिलेवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, राइट। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन ईच इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस developed some strategy against the actions of the competitors। यहाँ पे हमको जो है एज ए द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो ओपोनेंट के बारे में सोचनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, राइट। दिस सिचुएशन विच फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड, यानी गेम थियरी जो है वो पहले किसने आविष्कार की थी? जे वॉन न्यूमैन, राइट। जो एक अपना बंदा है जे वॉन न्यूमैन करके, उस मैथमेटिशियंस ने यहाँ पे जो है वो गेम थ्योरी का जो है आविष्कार किया था। इट इज़ मेनली डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के साथ पहले बनाई गई थी कि आपके सामने वाले कॉम्पिटिटिव जो सिचुएशंस है
उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। द गेम थ्योरी इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, ये जो है वो एक तरीके का मैथमेटिकल सॉल्यूशंस है ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस हैं। दिस थियरी इज यूज्ड इन सॉल्विंग situations where two or more competitors are try to achieve their objectives। यहाँ पे बेसिक ये थियरी जो है वो कैसे उसका सॉल्यूशंस लिया जा सकता है, जिसके अंदर दो कॉम्पिटिटर्स वो एक दूसरे के सामने ऐसे कुछ ट्राई कर रहे हैं कि अपने सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सकें। द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द गेम थियरी इज, राइट, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस लाइन है वो आ रही है, टू वर्क आउट the decision options where there are conflict inputs and the competitions। ये आपको वहाँ पे, यहाँ पे ये गेम थ्योरी कहाँ पे आपको यूज़ कर रही है कि वहाँ पे आपको यूज़ हो सकती है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। किस चीज़ के लिए? तो कि डिसीजन लेने के लिए। आप मैं ये डिसीजन लूँ या फिर ये डिसीजन लूँ या फिर ये डिसीजन्स लूँ, ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस सिचुएशंस के अंदर आपको फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो ये गेम थियरी है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शंस अबाउट दी गेम थियरी। अब इसका जो है वो कॉमन एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है? तो कि प्राइस वॉर। एक आपका प्रोडक्ट है तो मार्केट में ऐसा प्राइस वॉर चलता ही रहता है। मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज़ के अंदर लॉन्च करूँ तो दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर्स है वो डेफिनेटली ट्राई करेगा कि मैं 95 में इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रखूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट जो है वो बिकवा सकूँ, राइट। देन द मिलिट्री ट्रेनिंग्स, देन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, देन द नेगोशिएशंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द यूनियंस। काफ़ी सारी काफ़ी सारे लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियन के बीच काफ़ी सारी तकरार बनती रहती है, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नेगोशिएशन करें यूनियन के जूथ से, लीड से। तो वहाँ पे ये जो गेम थ्योरी है, क्योंकि वहाँ पे दो प्लेयर्स है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सामने वाला जो है वो यूनियन लीडर्स है। सो एंड द विन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको जीतने के लिए भी आप स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कस ऑन द थियरीज ऑफ द गेम। उसका जो प्रिंसिपल है गेम थियरी का वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द गेम थियरी। तो ये जो है वो दो प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करता है, राइट। तो गेम थियरी विच इज़ बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल विच इज़ द मिनी मैक्स एंड मैक्सी मीन। अब मिनी मैक्स और मैक्सी मीन जो है वो पहला वर्ड लेते हैं हम लोग मिनी मैक्स। वी हैव टू एज ए थिंकर हम लोग क्या चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, राइट। हम लोग यही सोचते हैं कि मैं जो है मिनी मैक्स, यानी ये मिनी मैक्स जो पहला वर्ड है, पहला प्रिंसिपल है, उसको आपको अलग अलग कर रहा है, मिनी और मैक्स। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो मिनिमाइज द लॉस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो दिस इज implies to that each competitor will act so on to minimize the maximum loss। मुझे किसी तरीके से अपना जो है वो मैक्सिमम मेरा लॉस हो रहा है उसको मुझे मिनिमाइज करना है। दैट इज द मिनिमम मिनी मैक्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मिनी मैक्स। मिनी मैक्स दैट मीन्स मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस। जो मुझे मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको मुझे किसी भी तरीके से मिनिमाइज करना है, उसको जो है वो गेम थियरी का बेसिक प्रिंसिपल बोलता है। सेकेंड प्रिंसिपल विच इज़ द मैक्सी मीन। किसी भी तरीके से मुझे मैक्सिमाइज करना है जो मेरा मिनिमम गेन है, जो मैं उससे कमाता हूँ वो एकदम मिनिमम है, तो उसको किसी भी तरीके से मुझे मैक्सिमाइज करना है। दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट विच इज द मिनीमैक्स विच इज द मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस, एंड सेकेंड विच इज द मैक्सी मीन विच इज द मैक्सिमाइज द minimum gain. So this is the principle of the game theory. Now following are the some of the assumptions of the game theory. तो गेम थ्योरी के अंदर जो है वो आपको कुछ ना कुछ एजम्पशंस जो है वो लेने पड़ेंगे। तो पहला एजम्पशंस क्या है? द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर दी फाइनाइट, राइट। यहाँ पे लिमिटेड प्लेयर्स है वो आपको एजम्पशंस के तौर पे लेना पड़ेगा, विच इज़ द टू प्लेयर्स गेम, राइट।
ए फाइनाइट नंबर ऑफ द स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल टू ईच प्लेयर। तो सबके पास जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो स्ट्रेटजीज रहती है दोनों प्लेयर के पास। ईच प्लेयर इज मेक द इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट द कॉन्सोलेशंस। यहाँ पे हर एक प्लेयर जो है वो अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीजंस लेने के काबिल होता है। देन द फोर्थ, द गेम which is begins, the game is begins when each player is choose a single course of actions। गेम कब स्टार्ट होगा? जब पहला प्लेयर जो है वो एक कोर्स ऑफ एक्शंस, कुछ एक्शन छोटा सा लेने का ट्राई करेगा फ्रॉम दी अवेलेबल ऑप्शंस। उसके पास जितने भी सारे स्ट्रेटजी है उसमें से एक अवेलेबल ऑप्शंस वो सेलेक्ट करके स्टार्ट करेगा, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द गेम। Any course of action which is results in the gains to participants। The gain is maybe positive, negative और zero। जो gain हो सकता है वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है। This gain is affect not only by his course of actions, यानी वो gain जो है उसके course of action से ही affect नहीं होता है, but this course of action is taken by the participant is also affecting the game। वो participants के द्वारा जो course of actions लिए गए उसको भी affect करता है। So the payoff of each player is affected by action which is adopted by the competitor। The payoff of each player, payoff यानी वो क्या gain कर रहा है, the conclusions of the game, right, is affected by, वो जो result है वो affect हो सकता है किससे? the action which is adopted by the competitors। जो competitor सामने actions लेते हैं उसके action से जो है वो आपका result जो है वो affect हो सकता है। and the payoff is a fixed and the known in advance। the payoff जो है वो fix रहता है और हम लोग उसको पहले से जो है वो जान सकते हैं, right। so this is the 8 assumptions जो है वो, यानी assumptions बोलिए आप, गेम के रूल्स बोलिए, खेलने से पहले आपको ये कंडीशंस है वो एक्सेप्ट करके ही आगे आप के गेम को खेल सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो आपके में प्लेयर 1 वर्सेस द प्लेयर ए वर्सेस प्लेयर बी के जो है वो आपको में एक पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दिखाने की कोशिश की है, जबकि आपको यहाँ प्लेयर ए के जो स्ट्रेटजीज है m नंबर्स ऑफ स्ट्रेटजीज और प्लेयर बी की जो है वो n नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज एक दूसरे के सामने कितनी स्ट्रेटजीज जो है वो बना सकते हैं वो आपको इस पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल के सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। सो दिस इज दी पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द प्लेयर ए एंड सेकेंड विच इज द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द प्लेयर नंबर बी। सो What are the limitations of the game theory? Game theory के अंदर actually limitations क्या है? The risk and the uncertainties are not taken in the accounts। यानी ये जो गेम थियरी है ना वो बेसिकली इसके अंदर ऐसा कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई वॉर खेलते हैं, तब वहाँ पे रिस्क और अनसर्टिनिटीज़ होती ही है, राइट। पर ऐसे ये जो इस गेम के जो रूल्स है, यहाँ पे सबसे बड़ा लिमिटेशंस और सबसे बड़ा इस गेम का डिसएडवांटेज यही है कि ये जो है वो गेम के अंदर किसी भी तरीके का रिस्क और किसी भी तरीके की अनसर्टिनिटी को जो है वो काउंट नहीं किया जाता। दिस इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस गेम थियरी। यानी ये एक्चुअल में जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता ना रियल टाइम बिजनेस के अंदर एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग पहले ही स्टेप से हमें रिस्क लेना पड़ता है, राइट। तो इस कंडीशन के बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक्चुअली ये जो थियरीज जो है वो रियल टाइम बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर सकते। ये बुक के अंदर लिमिटेड है, ठीक है, राइट। पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, पर एक्चुअली अगर बिजनेस में हमें गेम थियरी इम्प्लीमेंटेशंस करनी है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा कोई बिज़नेस जो है वो मेरे तौर पे तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई बिज़नेस होगा जिसके अंदर रिस्क नहीं है, अनसर्टिनिटीज़ नहीं है, राइट। देखिए आप कोविड-19 है वो किसी भी बिज़नेस के लिए अनसर्टिनिटी थी, किसी को नहीं पता था कि मार्च में सब कुछ बंद होने वाला है, राइट। किसी को नहीं पता था,
किसी को ये नहीं पता था कि आज मार्च से लेके जो है वो अप्रैल मई एंड तक जो है वो काफ़ी सारी दुकान जो है वो बंद रहने वाली है। किसी को नहीं पता था कब तक बंद रहेगी, तब कब तक जो है वो अनसर्टेनिटीज कॉलेज के लिए है, अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स को लिए है, किसी भी बिजनेस में है। कब स्कूल खुलेगी, कब कॉलेज खुलेगी, किसी को नहीं पता। दैट इज द अनसर्टेनिटीज, दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क फॉर द बिजनेस. So this is the limitations of the game theory. Then a fixed number of the competitors are playing. यहाँ पे एक जो सबसे दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है, a fixed number of, यहाँ पे दो प्लेयर की गेम्स हैं. तो मार्केट में ऐसा नहीं होता है, बट it is in the actual condition, but it is not in the actual conditions. There are the number of competitors in the market. यहाँ पे मैं दो फ़ोन बनाने वाली कंपनीज के बारे में सोचूं तो सपोज कि नोकिया और सैमसंग, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में दो ही कंपनी फ़ोन बनाती है. थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो है वो अपने सेल फोन बनाती हैं. तो यहाँ पे जो है वो गेम है वो किसके बारे में हमें बात कर रही है. थियरीज जो है वो हमें बताते हैं कि मार्केट में ऐसी कंडीशंस है कि ये जो गेम है इसमें ऐसे रूल्स है कि दो प्लेयर के लिए ही बने. तो एक्चुअली तो रियल में तो ऐसा होता नहीं है. काफ़ी सारे जो है वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं रियल टाइम मार्केट में. यानी ये जो है वो एक्चुअल में जो है इसके फंडामेंटल्स हम लोग रियल बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इट इज़ assumes to be have a finite number of the course of actions are available. हम लोग ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे एजम्पशंस कर ले कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. हमारे पास लेने के लिए बहुत सारे कम और लिमिटेड स्टेप्स होते हैं. द ज़ीरो सम गेम इज़ नॉट रियलिस्टिक्स, जिसमें ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें ना प्रॉफिट ना लॉस हो. एक्चुअली में तो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, राइट. द नॉलेज ऑफ द पे ऑफ इज़ नोन इन एडवांस. हम लोग किसी भी बिजनेस का, किसी भी प्रोसेस का रिजल्ट जो है वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले, ऐसा भी रियलिस्टिक मोड में पॉसिबल नहीं है. जैसे कोई एक मैं मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे पहले से जान नहीं सकता कि इससे मुझे कितना जो है वो बेनिफिट्स होने वाला, कितना मैं कमाने वाला हूँ, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने में. तो हम लोग पहले से वो जान नहीं सकते. रिजल्ट जो है वो पहले से जानना पॉसिबल ही नहीं है, यानी वो रियलिस्टिक नहीं है. इस गेम के अंदर रियलिस्टिक्स है, राइट. ये गेम ये हमें ये रूल्स ये कहते हैं, इसके एजम्पशंस हमें ये कहते हैं कि हम लोग पे ऑफ के बारे में पहले से ही जानते हैं. सो दिस इज़ द अनरियलिस्टिक गेम्स. तो ये जो है वो काफ़ी सारे इसके लिमिटेशंस हैं. देन द डायनेमिक अप्रोच ऑफ चेंज इन द मार्केट विच इज डिमांड्स इज इग्नोर्ड, राइट. तो डायनेमिक अप्रोच होता है जो एक मार्केट के अंदर, वो डिमांड को जो है वो इग्नोर करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द गेम थियरी. सो नाउ वी स्टार्ट द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन द गेम थियरी. गेम थियरी के अंदर जो है कौन सी टर्म्स जो है वो हमें यूज़ होती हैं, तो वो टर्म जो है वो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट विच इज़ द गेम. गेम किसको बोलते हैं, यानी ये जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में से मेरे हिसाब से जो है वो GTU के अंदर 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसमें क्या बेसिकली क्या रहता है कि एक 4 मार्क का आपका एग्जाम्पल रहता है, राइट. 3 मार्क के जो है वो आपकी थियरीज, कोई डेफिनेशन, ये इसमें से कोई डेफिनेशंस हैं जो टर्म्स है वो पूछी जाती है, और 3 मार्क का और एक छोटा एग्जाम्पल पूछा जाता है. इस तरीके से 10 मार्क का इसका एवरेज रहता है. तो यहाँ पे 4 से लेके 7 मार्क तक का जो है वो थियरी जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है. तो मेरे हिसाब से जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिनको पहला टारगेट जो है वो 23 मार्क्स का है, तो इसके लिए ये चैप्टर जो है और इसके बाद वाला चैप्टर क्यूइंग थियरी, वो दोनों चैप्टर थियोरेटिकली जो है काफ़ी, इसमें से एक एक थियरी जो है वो 4 से लेते 7 मार्क तक पूछी जा सकती है. अगर आप थियरी जो है वो रट के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं तो आपको 4 से लेके 14 मार्क तक का आपको बेनिफिट हो सकता है. सो द फर्स्ट विच इज़ इट इज़ द एक्टिविटी. गेम किसको बोलते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ इन्वॉल्विंग द एक्शंस. गेम किसको बोलते हैं, ये जो है वो एक तरीके की एक्टिविटी है जहाँ पे एक्शंस लिए जाते हैं, बाय विच वन पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंगली टू सेट द रूल्स. रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट्स के सामने एक्शंस लेते हैं विच रिजल्ट इन सम गेन, जहाँ पे आपको उसके रिजल्ट के फॉर्म में कुछ गेन होता है.
तो विच इज़ नोन एज अ गेम। नाउ हु इज़ प्लेयर? तो प्लेयर का डेफिनेशन ये होता है each participants which is playing a game which is called as a player। जो भी पार्टिसिपेंट्स गेम खेलता है उसको प्लेयर बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पे ऑफ? पे ऑफ किसको बोला जाता है? द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द अचीवमेंट्स, राइट, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, बोल सकते हैं, गिन सकते हैं। द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द अचीवमेंट्स एट द एंड ऑफ द गेम इज द नोन एज द पे ऑफ। गेम के अंत में जो कुछ भी हमने गेम से पाया है, जो कुछ भी हमने अचीव किया है, एज ए फॉर्म ऑफ द रिजल्ट विच इज कॉल्ड एज अ पे ऑफ, राइट। अब नेक्स्ट विच इज द पे ऑफ मैट्रिक्स। द टेबल शोज विच शोज द आउटकम ऑफ द गेम। जो टेबल जो है वो हम लोग जो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, वो जो है वो एक पूरा जो है वो एक गेम का आउटकम हमें बताता है, right? When the different strategies are adapted by the different player which is known as a payoff matrix। जब different strategies को use करके जो है adopt करके different players जो है वो ये जो है एक दूसरे के सामने ये strategies को adopt करके गेम खेलते, और उसके एंड में जो एक मैट्रिक्स पूरा बनता है उस टेबल के अंदर, क्या कुछ पाया क्या कुछ खोया, जो हमें इस टेबल से पता चल सकता है, वो टेबल को जो है वो मैट्रिक्स को जो है वो पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बोला जाता है। इन द पे ऑफ मैट्रिक्स द रोज इज रिप्रेजेंट्स इन द गेन। रो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो कि गेन टू द प्लेयर विच इज मैंशन्स ऑन द लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है जो प्लेयर ए लिखा था उसके बारे में उस प्लेयर ने क्या जो है वो गेन किया है वो बताता है। On the left hand sides of the matrix according to the strategy which is used by the player of the game। player A ने क्या कुछ इस गेम के दौरान जो है वो कुछ पाया है, वो जो है वो पेयर जो रो में इंडिकेट होता है, वो जो गेन जो है वो इंडिकेट होता है। द कॉलम विच इज रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ द प्लेयर विच इज मेंशन्स ऑन द टॉप, राइट। प्लेयर बी, आप सोचिए मैंने मैट्रिक्स जो दिखाया था वो आपके पहले, तो प्लेयर बी जो कॉलम वाइज का जो डेटा हम लोग उसके अंदर इनपुट करते हैं वो हमें क्या बताता है? तो वो हमें बताता है कि प्लेयर बी ने क्या कुछ लॉस किया है पूरे गेम के अंदर। वो जो है वो पे ऑफ मैट्रिक्स में जो कॉलम वाइज हम लोग डेटा पुट करते हैं, दैट इज इंडिकेटेड एज ए इन द कॉलम। सो द टू थिंग्स आर इनकॉर्पोरेट्स इन द पे ऑफ मैट्रिक्स। नाउ द स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज जो है जो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के सामने जो है वो अलग अलग जो है वो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटजीज जो है वो गेम के अंदर दो तरीके की स्ट्रेटजीज होती है, राइट। यहाँ पे जो है वो गेम थ्योरी के अंदर तीन स्ट्रेटजी है, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्योर स्ट्रेटजीज किसको बोला जाता है, मिक्स स्ट्रेटजीज किसको बोला जाता है, और ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज किसको बोलता है। तो प्योर स्ट्रेटजीज के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इट इज़ द डिसीजंस रूल टू ऑलवेज सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस। ये जो है वो ऐसा एक रूल्स है जिससे जो है एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस जो है वो लिया जा सकता है। यानी एक ही रूल है जिसके ऊपर दोनों प्लेयर जो है वो काम करते हैं, विच इज़ द प्योर स्ट्रेटजी, राइट। नाउ व्हाट इज़ द मिक्स strategy? It is the decisions in advance of all the plays, right। जो भी कोई खेल रहा है उसके पहले ही ऐसे एडवांस में ही हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं टू चूज़ ए कोर्स ऑफ एक्शंस। क्या एक्शंस लेने वो हम लोग पहले से ही वो तय कर लेते हैं। फॉर ईच प्लेज इन अकॉर्डेंस विथ सम प्रोबेबिलिटीज़, जिसके अंदर कुछ सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती। अगर वो ये एक्शंस लेगा तो मैं इसके सामने ये एक्शन लूँगा, अगर वो ऐसे गेम खेलेगा तो मैं इसके सामने ऐसे गेम करूँगा। अगर वो जैसे हम लोग नहीं सोचते क्रिकेट के में कि अगर मैं लेफ्ट आर्म स्पिन को मैं बॉलर को बॉल दे रहा हूँ तो मैं स्लीप में इस तरह से और इस तरीके से जो है वो अपना जो है वो मैं फील्ड
एडजस्टमेंट जो है वो कर सकता हूँ जिससे बॉलर को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दैट इज द काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मिक्स स्ट्रेटजीज, जहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक जो है वो एक्शंस लिए जा सकते हैं कि मैं ऐसे बॉल करूंगा तो वो ऐसे प्ले करने की कोशिश करेगा और ऐसे प्ले करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कैच या फिर LBW होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी वो प्रोबेबिलिस्टिक्स है। तो विच इज कॉल्ड एज अ मिक्स स्ट्रेटजीज। प्योर में क्या था कि एक ही रूल्स है और वही यूज करना है, दैट इज द प्योर स्ट्रेटजीज। नाउ द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी किसको बोलते हैं? द स्ट्रेटजी विच पुट्स द प्लेयर्स इन द मोस्ट प्रेफर्ड पोजिशंस इज इरिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजी विच इज द ओपोनेंट विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम। यानी वो सबसे भयंकर स्ट्रेटजी है, सबसे जोरदार स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी यूज करके आपको पता ही है कि अगर मैं ये स्ट्रेटजी मैंने यूज कर लिया तो मैं अपने ओपोनेंट के सामने ऐसा मजबूत हो जाऊंगा कि वो मुझे हराना है वो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजीज। ये हमने आज पढ़ने की कोशिश की। नाउ द डिफरेंट types of the definitions, which is the terms which is used in the game theory, which is the saddle point. अब saddle point किसको बोलते हैं? The game value is called the saddle point, in which saddle point किसको बोलते हैं? एक ऐसी गेम की वैल्यू जिसके अंदर where in each player has a pure strategy, जहाँ पे सारे प्लेयर के पास जो है अगर प्योर स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इफ तभी वहाँ पे जो है वो सैडल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट हो सकता है। अगर गेम के सारे प्लेयर्स जो है वो प्योर स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट के फॉर्म के अंदर वहाँ पे सैडल पॉइंट जो है वो एग्जिट हो सकता है और उसको जो है उस गेम को हम लोग जो है वो स्टेबल गेम जो है वो बोल सकते हैं। सो इट इज़ द नंबर विच लोवेस्ट इन द रो एंड हाइएस्ट इन द कॉलम विच इज़ कॉल्ड एज ए सैडल पॉइंट। वो हम लोग मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ द ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम जो है वो किसको बोला जाता है? इट इज़ द गेम इन विच द सम ऑफ द पेमेंट्स टू द ऑल प्लेयर्स आफ्टर द प्ले ऑफ द गेम इज टू बी ज़ीरो। जहाँ पे जो है गेम ख़त्म होने के बाद जो है द प्ले ऑफ द गेम इज टू बी ज़ीरो, वहाँ पे जो है वो ज़ीरो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए ज़ीरो सम गेम। और नॉन ज़ीरो सम गेम जो है वो किसको बोला जाता है? इट इज़ द गेम इन विच द सम ऑफ द पेमेंट्स ऑफ द ऑल प्लेयर आफ्टर द प्ले ऑफ द गेम इज़ नॉट ज़ीरो। वहाँ पे जो है वो रिजल्ट के फॉर्म में वहाँ पे ज़ीरो जो है वो लास्ट में नहीं मिलता है, राइट। किसी प्लेयर को किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, राइट। किसी को लेना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, ज़ीरो नहीं होता है दोनों का, राइट। यानी एक तरीके से जो ज़ीरो सम गेम है ना वो एक तरीके से ड्रॉ वाली कंडीशंस हो गई। कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, दोनों ज़ीरो पे स्टेबल है, विच इज़ कम एज ए ज़ीरो सम गेम। अब नॉन ज़ीरो में कुछ ऐसा होता है, किसी को कुछ लेना पड़ता है, किसी को 10 रुपये मुझे देने हैं, किसी को 10 रुपये मुझसे लेने हैं, विच इज़ दी नॉन ज़ीरो सम गेम। नाउ द वैल्यू ऑफ द गेम। अब वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो किसको बोला जाता है? मैक्सिमम गारंटेड एक्सपेक्टेड आउटकम। मैक्सिमम गारंटेड एक्सपेक्टेड आउटकम पर प्ले व्हेन प्लेयर्स फॉलोज देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। जब मैक्सिमम जो है वो एक गारंटेड आउटकम मिलने के चांसेस होता है जब कोई प्लेयर जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी यूज़ करता है, उसको जो है वो वैल्यू ऑफ गेम V से जो है वो डिनोट किया जा सकता है, राइट। इफ़ द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ फेयर गेम। जब वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो ज़ीरो होता है तो उसको फेयर गेम जो है वो बोला जाता है। नाउ मैक्सिमीन और मिनीमैक्स को हमने पहले ही पहचान चुके हैं। मैक्सिमीन को कैसे बोलते हैं? तो क्या मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन, और मिनीमैक्स विच इज़ दी मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द गेम थियरी। तो आज हमने जो है वो ये चीज़ जो है वो समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि गेम थ्योरी जो है वो दो तरीके की, दो टाइप्स की होती है। पहली विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स विच इज़ इन्वॉल्व, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ए गेम थ्योरी विच टू प्लेयर इज नोन एज अ 2 पर्सन गेम। जिसके अंदर 2 पर्सन खेल रहे हैं उसको 2 पर्सन गेम बोलते हैं। इफ़
द गेम थियरी विच इज़ इन्वॉल्व मोर देन द 2% विच इज़ द n पर्सन गेम, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा पर्सन गेम खेल रहे हैं तो उसको n पर्सन ऑफ गेम बोला जा सकता है। तो ये जो है वो एक गेम थियरी का क्लासिफिकेशन हो गया कि कितने कॉम्पिटिटर्स खेल रहे उसके ऊपर से। अब दूसरा जो है वो गेम थियरी का क्लासिफिकेशन होगा विच इज़ बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द गेम, क्या आउटकम हमें मिल रहा है उसके ऊपर से अगर इसका क्लासिफिकेशन होवे तो कैसे हो सकता है, यानी एक तो कि ज़ीरो सम गेम और दूसरा नॉन ज़ीरो सम गेम, राइट। तो 2% ज़ीरो सम गेम विथ सैडल पॉइंट, जिसके अंदर सैडल पॉइंट मेरे, तो सैडल पॉइंट मैंने पहले ही आपको बताया था कि सैडल पॉइंट किसको बोला जा सकता है, जहाँ पे जो है आपका रो का लोवेस्ट और कॉलम का हाईएस्ट अगर सेम नंबर ऑफ होता है तो उस पॉइंट अगर सेम पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उस पर्सन को 2% विद द ज़ीरो सम ऑफ द सैडल पॉइंट जो है वो बोला जाता है। ये इसका थियरी है। वो आपको समझने की इतना थियरी वो इम्पोर्टेंस नहीं है, पर मैं आपको समझाने की, अगर एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आप इजीली वो जो चीज़ को जो है वो आप समझ जाएंगे। तो आई थिंक ये तो आप इससे अवेयर हो चुके हैं कि ये जो है वो है क्या। तो हम लोग इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ जो है वो 2% ऑफ द गेम विद सैडल पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेयर ए लिखा है, उसकी 2 स्ट्रेटजीज है A1 और A2। उसके टॉप ऑफ द साइड प्लेयर बी लिखा है जिसके अंदर 2 स्ट्रेटजी है B1 एंड B2। और अब इस गेम को आपको सॉल्व करना है। 2 पर्सन खेल रहे हैं, राइट। तो आपको सैडल पॉइंट जो है ढूंढने की कोशिश करनी है। तो मैं जो है वो प्लेयर ए के जो आउटपुट्स हो गए वो मैं प्लेयर जो B1 B2 है उसके बाजू में एक मैं कॉलम लगाऊंगा जिसको रो मिनिमम बोलते हैं, और जो आपका प्लेयर है A1 A2 की जो स्ट्रेटजीज है उसके नीचे एक मैं अपना रो लगाऊंगा जिसको जो है वो कॉलम मैक्सिमम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि A1 की जो 2 स्ट्रेटजीज है, एक के अंदर 18 लिखा है, एक के अंदर 6 लिखा है, तो मुझे वहाँ पे उस रो का मिनिमम क्या है, तो उस रो का मिनिमम है 6, तो मैंने रो मिनिमम के अंदर 6 लिखा। अब दूसरी स्ट्रेटजी A2 देख लीजिए, तो उसके अंदर आप देख लीजिए कि 12 और 3 है, तो उसके अंदर रो मिनिमम कौन सा हुआ 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब प्लेयर बी के बारे में सोचिए आप, राइट। वो जो प्लेयर रो के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, तो क्या गेन किया वो बता रहे हैं। प्लेयर बी का टॉप से लेके कॉलम में जो हम लोग डेटा इनपुट कर रहे हैं वो क्या बता रहा है, हमने कितना लॉस किया वो बता सकता है। तो कॉलम मैक्सिमम जो है वो हम लोग वहाँ पे इस थर्ड रो के अंदर आउटपुट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉलम मैक्सिमम में क्या हो जाएगा कि कॉलम आपका पहला कॉलम उसका मैक्सिमम क्या हो रहा है 18 और 12 में से मैक्सिमम कौन 18, और 6 और आपका हो गया 3, उसमें से मैक्सिमम कौन है 6। अब इस गेम को अगर इसमें से सैडल पॉइंट कैसे ढूंढा जा सकता है, अब मैंने यहाँ पे रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम ढूंढ लिया। आपको अगर आपका रो मिनिमम का मैक्सिमम, यानी रो मिनिमम का मैक्सिमम क्या होता है आपका 6, रो मिनिमम का मैक्सिमम दैट इज दी 6, एंड कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम, यानी कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम क्या होता है 6। बोथ आर सेम डिजिट एंड इफ इट इज इंटरसेक्टेड द सेम पॉइंट विच इज ऑल्सो 6, राइट। आप 6 को ऊपर ले जाइए और इस वाले 6 के साइड से लेफ्ट साइड आने की कोशिश करिए, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं 6 के ऊपर। तो उस पॉइंट को जो है वो सैडल पॉइंट जो है वो बोला जा सकता है, और इस गेम को जो है वो ज़ीरो सम गेम जो है वो बोला जा सकता है, यानी ज़ीरो हो गया गेम, नो प्रॉफिट नो, यानी यहाँ पे किसी को कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। और इस गेम के अंदर 2 प्लेयर प्ले कर रहे थे और इसको सैडल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द 2% ऑफ द गेम, राइट, ज़ीरो सम गेम्स। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आएगा। फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
तो यहाँ पे आपको जो है वो आपको फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है और प्लेयर एक्स और प्लेयर वाई है। तो प्लेयर एक्स की साइड पे जहाँ पे y3 लिखा है उसके बाजू में मुझे लिखना है रो मिनिमम, राइट, रो मिनिमम। और x2 जहाँ पे लिखा है, राइट, वहाँ पे आपको लिखना है कॉलम मैक्सिमम। तो पहले मैं कॉलम मैक्सिमम लिख लेता हूँ। तो कॉलम मैक्सिमम 2 और 4, उस कॉलम में से मैक्सिमम कौन हो जाएगा 4। फिर y2 में से कौन मैक्सिमम हो जाएगा 5। फिर y3 में से कौन मैक्सिमम हो जाएगा 6। अब मुझे रो मिनिमम लिखना है। तो रो मिनिमम में पहला रो में मेरा मिनिमम हो जाएगा माइनस, मेरा हो जाएगा 1, और उसके बाद जो हो जाएगा मेरा 4। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि रो मिनिमम जो है उसका मैक्सिमम कौन सा है 4, और कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम कौन सा है। तो कॉलम मैक्सिमम यानी कि 4, 5 और 6, उसका मिनिमम 4, यानी सैडल पॉइंट जो है वो 4 एग्जिस्ट हो रहा है दोनों को। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस दिख जाएगा कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है। देख लीजिए मैंने क्या किया कि प्लेयर x1 और x2 के नीचे मैंने कॉलम मैक्सिमम लिखा, और जो प्लेयर y है y1, y2, y3 और y3 के बाजू में मैंने रो मिनिमम। तो पहले रो का मिनिमम क्या था -1, दूसरे रो का मिनिमम क्या था 4, पहले कॉलम का, अब कॉलम के बारे में लिख रहा हूँ, पहले कॉलम का जो है वो मैक्सिमम क्या है 4, दूसरे का 5, तीसरे का 6। अब मुझे क्या करना है रो मिनिमम, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा सैडल पॉइंट कैसे मिलता है। रो मिनिमम अभी जो अपने लास्ट कॉलम और जो कॉलम और रो बनाए हैं उसके अंदर रो मिनिमम का मैक्सिमम विच इज़ द 4 एंड कॉलम मैक्सिमम का minimum which is the 4, both are same, so the saddle point which is exists, so this is the value of the game, right। अब आगे जाएंगे, दूसरा एग्जांपल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके पास प्लेयर ए और प्लेयर बी आपके सामने दिख रहे हैं। प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, A1, A2, A3। प्लेयर बी इसके पास जो है वो 2 स्ट्रेटजी है, B1 और B2। तो आपको रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सो द फर्स्ट रो मिनिमम विच इज़ दी, यानी मैंने रो मिनिमम लिख दिया और कॉलम मैक्सिमम लिख दिया। तो रो मिनिमम मेरा पहला रो का हो जाएगा 1, दूसरा का हो जाएगा -4, तीसरा का हो जाएगा मेरा -3। अब कॉलम मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो कॉलम मैक्सिमम के अंदर मेरा पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा मेरा 4। अब कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम 1 हो गया और रो मिनिमम का मैक्सिमम 1 हो गया, तो बोथ आर सेम, सो द वैल्यू ऑफ गेम इज 1, सो द वैल्यू ऑफ गेम इज 1 एंड द सैडल पॉइंट विच इज एग्जिस्ट। यहाँ पे आपका अब ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्लेयर ए वर्सेस प्लेयर बी का गेम है, राइट। यहाँ पे आपको कॉलम मैक्सिमम और रो मिनिमम जो है वो लिखना है। तो आपके पास रो मिनिमम, तो रो फर्स्ट रो का फर्स्ट जो A1 स्ट्रेटजी है उसका सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है तो कि -3। सेकेंड रो उसका सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है तो कि 6। थर्ड रो थर्ड स्ट्रेटजी उसका सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है -1, तो मैंने वो लिख दिया। आप कॉलम का देख लीजिए, कॉलम में मैक्सिमम, तो कॉलम में मैक्सिमम हो जाएगा आपका 7, फिर 8, फिर 6, फिर 10। अब कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम कौन सा हो जाएगा 6, और रो मिनिमम का मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा 6। सो बोथ आर सेम एंड इंटरसेक्ट एट द 6, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम इज 6 एंड द सैडल पॉइंट विच इज एग्जिस्ट इन दिस एग्जाम्पल, राइट। अब लास्ट एग्जाम्पल इस लेक्चर का हम लोग आज कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरे पास प्लेयर ए का 4 स्ट्रेटजी है, प्लेयर 2 का 5 स्ट्रेटजी है, राइट। तो मैं सारे के लिए जो है वो पहले रो का मिनिमम जो है यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रो मिनिमम फर्स्ट रो 4 विच इज़ 1, सेकेंड रो विच इज़ 5, थर्ड रो विच इज़ 4, सॉरी थर्ड रो विच इज़ 3, फोर्थ रो विच इज़ 2, राइट। तो मैंने सारे के रो के मिनिमम लिख दिए। अब सारे के कॉलम के मैक्सिमम लिख दूंगा 10, 7, 5,
9, 9। अब कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम क्या हो जाएगा 5, और रो मिनिमम का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5। बोथ आर सेम एंड इंटरसेक्टेड द 5, सो द वैल्यू ऑफ द गेम इज 5। यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ गेम जो है वो क्या बोलता है, क्या आ रहा है, विच इज द v इज इक्वल टू 5। सो ये आपका गेम थ्योरी का जो है वो आपका पहला टेक्निक जो है, वो पहली मेथड जो है वो सैडल पॉइंट, वो यहाँ पे जो है वो ख़त्म होती है, राइट। ये एग्जांपल जो है वो आपके सामने अभी भी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप होमवर्क के तौर पे जो है वो लिख सकते हैं। यानी आज जितने भी मैंने एग्जांपल करवाए हैं वो आपको अपने बुक में सैडल पॉइंट के अंदर जो है वो 5 एग्जांपल आपको यहाँ पे यही सेम एग्जांपल जो है वो आपको लिखना है। पहले क्या करना है, आपको गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शंस लिखना है। फिर पहला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के अंदर हो जाएगा कि आपको जो है वो जो टर्म्स, राइट, जो टेबल के अंदर जो डेफिनेशंस थी, किसको गेम बोलते हैं, किसको प्लेयर्स बोलते हैं, किसको पे ऑफ मैट बोलते हैं, वो आपको लिखनी है, द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन द गेम थ्योरी। और उसके बाद इस गेम थ्योरी का पहला टेक्निक था वो सैडल पॉइंट टेक्निक था। तो सैडल पॉइंट टेक्निक जो है उसके 5 एग्जाम्पल जो है वो आपको असाइनमेंट के अंदर यही 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। So this is all about the game theory. First technique with this saddle point which is exist in the 2-player game. So this is all about the today's lecture. If you have any query, any doubt regarding this lecture, you can ask me in the comment sections, or you can also ask me via the personal message on the WhatsApp during after watching this lecture. So this is all about the today's lecture. Please write your enrollment number after watching this video lecture. Thank you so much.